जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बिल्कुल बढ़िया होंगे। मैं अर्जुन सिंह राठौड़ वेलकम करता हूं गाइज आपका। आज का जो हमारा सेशन है वो फ्रेज रिप्लेसमेंट का सेशन है। सेशन स्टार्ट करने से पहले आपको दो तीन चीजें बता देता हूं कि यहाँ पर डेली बेसिस पे आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर मैं लगभग आपको 16 से 18 घंटे पहले आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड करवाता हूँ। उस पीडीएफ को आप अच्छे से सॉल्व करिए और ये उसी पीडीएफ का डिटेल्ड सॉल्यूशन है और बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस इसके अंदर हम करने वाले हैं फ्रेज रिप्लेसमेंट से रिलेटेड। ठीक है, एरर स्पॉटिंग के धीरे धीरे हर तरह की हम प्रैक्टिस सेशंस इसके अंदर लेकर आएंगे जो कि डेली बेसिस पे होगा आपका। ओनली हम इसके अंदर संडे को अगर साइड में कर देते हैं तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हुए हम सबसे पहले फ्रेज रिप्लेसमेंट का जो आज सेशन है, ठीक है, ये हमारी सेकंड पीडीएफ है। क्लियर। इसकी जो डायरेक्शन आप लोगों को दी हुई है गाइस, सबसे पहले हम इस डायरेक्शन को बहुत अच्छे खासे तरीके से देखते हैं। डायरेक्शन हमें कहता है इन दिस क्वेश्चन अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज मेड बोल्ड। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर सेंटेंस का एक जो पार्ट है वो कैसा है, आपके बोल्ड है। बिलो आर गिवन अल्टरनेटिव्स टू द बोल्ड पार्ट ऑफ ए बी सी एंड डी। ठीक है, नीचे आपको जो है उस बोल्ड पार्ट के लिए नीचे अल्टरनेटिव्स दिए हुए हैं जो कि क्या है, ए बी सी डी के नाम से है। विच में इंप्रूव द सेंटेंस। वो क्या कर सकते हैं, सेंटेंस को इंप्रूव कर सकते हैं, मतलब उसकी जगह पर ये यूज हो सकते हैं। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, सबसे करेक्ट अल्टरनेटिव को आप चूज करोगे। इन केस नो रिप्लेसमेंट इज नीडेड, अगर किसी केस में अगर रिप्लेसमेंट की नीड नहीं है, मार्क ई एज योर आंसर, तो आपको ई अपने आंसर के तौर पर लेना है जो कि क्या है, नो करेक्शन रिक्वायर्ड है। तो चलिएगा इस देखते हैं इस क्वेश्चन को। और जो अप्रोच मैं आप लोगों को बताता हूं वो सारी अप्रोचेज आप नोटबुक में नोट डाउन करते हुए चलिएगा। अगर किसी भी तरह से कोई डाउट हो आप लोगों को तो आप लोग पूछिएगा वो डाउट। और टेलीग्राम चैनल पे आप, टेलीग्राम ग्रुप भी है डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहां पर आप इन क्वेश्चंस को डिस्कस कर सकते हो मेरे से अच्छे खासे तरीके से। तो देखिएगा सबसे पहली चीज ये कह रहा है रिकैपिटलाइजेशन एंड गवर्नेंस रिफॉर्म कैन इनहेंस मार्केट वैल्यूएशन ऑफ पीएसबीज। ठीक है, पब्लिक सेक्टर बैंक। भाई रिकैपिटलाइजेशन जो होता है और ई गवर्नेंस जो है वो क्या कर सकते हैं, मार्केट वैल्यूएशन जो होती है पीएसबी की उसकी इनहेंस को क्या कर सकते हैं, सॉरी उसका जो रिफॉर्म होता है गवर्नेंस रिफॉर्म, वो उस चीज को इनहेंस कर सकते हैं। एंड शुड लीड टू ए पाथ फॉर प्राइवेटाइजेशन विदाउट एक्यूजेशन ऑफ। अब यहां गाइज एक चीज हमारे सामने आ रही है, वो आ रही है सेलिंग ऑफ द फैमिली सिल्वरनेस। ठीक है, अब यहां पर ऐसी कंडीशन में जब आप इस चीजों को देखोगे तो यहां भी सेलिंग ऑफ है, सेलिंग ऑफ है, सेलिंग ऑफ है, सेलिंग ऑफ है। द फैमिली सिल्वर वेयर है, फैमिली सिल्वर है, फैमिली सिल्वर है, फैमिली सिल्वर्स है। तो ऐसी कंडीशन में जब हमारे को इसको देखने पे ये पता लगता है कि ये किसी ना किसी तरह से कोई एक आइडियम का पार्ट है। क्या है ये, एक आपके आइडियम का पार्ट है। क्लियर। और आइडियम जो है वो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा गाइज, इसकी डायरेक्टली मैं आपको चीज बता देता हूं। ये होता है आपके सेल दी फैमिली सिल्वर। क्या होता है, एक आपके सेल द फैमिली सिल्वर। फैमिली सिल्वर को सेल करना, इसका मतलब ये होता है कि आपके पास मान लीजिए कोई एक ऐसी वस्तु है, बहुत ही वैल्यूएबल वस्तु है, ठीक है, जिसको बेचकर आप इन फ्यूचर अच्छा रिटर्न कमा सकते हो। ठीक है, जो आपके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन किसी कारणवश या तुरंत आप इमीडिएट उस चीज को अगर निकाल देते हो फ्यूचर की ना सोचकर, तो उस चीज को बोला जाता है गाइज आपके सेल द फैमिली सिल्वर। क्या बोला जाता है उसे, आपके सेल द फैमिली सिल्वर। तो मैं आपको बताना चाहूंगा इसका मीन जो है वो यहां पर आपके सामने है। ये कह रहा है, इसका बता रहा हूं सेल द फैमिली सिल्वर का, बहुत अच्छे से समझना ही है। टू सेल और पार्ट विद अ वेरी वैल्यूएबल रिसोर्स। भाई किसी भी बहुत ज्यादा वैल्यूएबल रिसोर्स को अगर आप उसके भाग को बेच देते हो फॉर ए क्विक एंड इमीडिएट गेन, तुरंत ही अगर कोई फायदा मिले या एडवांटेज मिले, इस कारण से अगर आप बेच रहे हो, रेदर देन किस चीज के बजाय, होल्डिंग ऑन टू इट फॉर फ्यूचर, आप उसको फ्यूचर के अंदर होल्ड करने के बजाय, और टू एक्वायर इवन ग्रेटर वैल्यू, या उसकी कभी ज्यादा कीमत प्राप्त करने के बजाय अगर आप किसी भी चीज को इमीडिएटली अगर बेचते हो तो उसे बोला जाता है गाइज आपके सेल द फैमिली सिल्वर। तो इससे यह पता लगता है कि ये एक फिक्स आइडियम है जिसके अंदर आपके फैमिली के अंदर आप एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगा सकते। तो यहां द फैमिली सिल्वर वेयर जो है ये गलत होता है, तो इससे नो करेक्शन रिक्वायर्ड का ऑप्शन हमारा हट जाता है। फिर जहां पर आपके फैमिली के अंदर गाइज किसी भी तरह से एपोस्ट्रोफी एस लग रहा है उसको आप हटा दीजिए।
क्लियर। और एक ही ऑप्शन है यहां सिल्वर में एस लग रहा है, जो कि लगेगा नहीं, क्योंकि आइडियम और फ्रेजेज जो होते हैं उनके फंडामेंटल जो उनका एक फॉर्म होती है उसमें आप चेंज नहीं कर सकते, वो उसी फॉर्म के अंदर आएगी आपके। क्लियर। तो ऐसी कंडीशन में जब हम इसको देखेंगे तो यहां सिल्वर में से एस लगने पर ये हट गया आपके। क्लियर। और सिल्वर वेयर होता नहीं है, क्योंकि ये ओनली क्या होता है आपके सेल ऑफ द फैमिली सिल्वर। समझ आ रही है बात। तो आपका आंसर क्या होगा गाइज, यहां पर सी होगा। तो इस आइडियम को आप याद कर लेना, ये बहुत से बार ये आइडियम एग्जाम के अंदर देखा गया है, पूछी जाती है सारी चीजें, तो इसको आप लोग एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको कहता है इट इज नॉट अनकॉमन फॉर पॉलिटिशियंस टू फेक देयर डिग्रीज। भाई पॉलिटिशियंस के लिए ये चीज असामान्य नहीं है कि वो उनकी डिग्रीज जो है उसको फेक करे। आ रही है बात समझ में, गलत तरीके से प्रदर्शित करे। एंड पास आउट एज हाईली एजुकेटेड। अब यहां पर अगर मैं देखता हूं गाइस इस क्वेश्चन को करने का, तो यहां पास आउट दिया हुआ है, यहां पर पास ऑफ दिया हुआ है, ठीक है, और यहां वापस से पास आउट दिया हुआ है। तो इसका मतलब इसमें फ्रेजल वर्ब का रोल है। किसका रोल है, आपके फ्रेजल वर्ब। अब पास आउट जो होता है, ये मैंने ऑफलाइन क्लास वाले जो मेरे स्टूडेंट्स होते हैं या जो पेड कोर्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत अच्छे से चीज बताई है कि आपके दो फ्रेजल वर्ब होती है, एक होती है पास आउट और एक होता है पास अवे। पास आउट जो होता है इसका मतलब होता है आपके फेंट, अनकॉन्शियस के सेंस में यूज लिया जाता है, जबकि पास अवे जो होता है उसका मतलब होता है टू डाई, नो मोर, जिसको हम कहते हैं मर जाने को क्या बोला जाता है, आपके पास अवे बोला जाता है। ठीक है। जबकि एक होता है गाइज आपके जो यहां पर दिया है, और वो है आपके पास ऑफ। क्या दिया हुआ है, आपके पास ऑफ। पास ऑफ का मतलब होता है गाइज प्रिटेंड टू बी। ठीक है। मतलब किसी चीज को अगर आप गलत तरीके से दिखा रहे हो, किसी भी चीज को आप पेश कर रहे हो, स्पेशली कैसे तरीके से, गलत तरीके से अगर आप चीजों को प्रिटेंड कर रहे हो, ऐसा बनावटी चीजें आप दिखा रहे हो, पेश कर रहे हो, तो उसे बोला जाता है आपके पास ऑफ। क्या बोला जाता है, उसे आपके पास आउट बोला जाता है। तो इससे यह पता लगता है कि पास आउट वाले ऑप्शंस तो यहां पर क्या हो गए, आपके गलत हो गए। क्लियर। फिर बात आती है आपके, यहां भी पास ऑफ है, यहां भी पास ऑफ है। अब ये कह रहा है कि पॉलिटिशियंस के लिए बहुत ही असामान्य से चीज नहीं है कि वो उनकी डिग्रीज को फेक करे एक तरह से, और पास ऑफ करे एज हाईली एजुकेटेड, मतलब जितने ज्यादा वो एजुकेटेड है उस चीजों को गलत तरीके से पेश करे वो, या लोगों के सामने लेकर आए। तो इससे पता लगेगा यहां पर कि एजुकेशन की बात हो रही है जो कि किस लेवल पर है, हाईली लेवल पर है। तो यहां पर गाइज आपकी किसी भी तरह से कंपेरेटिव डिग्री का यूज नहीं होगा, तो यूज किसका होगा, आपके एज हाईली। तो राइट होगा गाइज आपके एंड पास ऑफ एज हाईली, और नो करेक्शन रिक्वायर्ड वैसे ही रॉन्ग हो जाता है। क्यों, क्योंकि यहां पर आपके पास आउट की फ्रेजल वर्ब फॉर्म क्या है गाइज, आपके गलत है। तो आई थिंक आपको ये सेकंड वाला समझ आ चुका होगा। इसमें इंपॉर्टेंट जो चीज है हमारे लिए वो है, हमारे को इस फ्रेजल वर्ब को नोट डाउन करना है कि पास ऑफ का क्या मीन होता है, पास आउट का क्या मीन होता है। पास आउट का मीन आप लिख सकते हो बेहोश होने के सेंस में, या किसी को भी अनकॉन्शियस करने के सेंस में इसका यूज आपके लिया जाता है। फिर देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड को आप करिए, आप आंसर बताइए, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं जब तक। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा गाइज, ये कह रहा है ऑल द विजिलेंस मैकेनिज्म्स एग्जिस्ट। भाई जैसा कि सतर्कता तंत्र जो होता है वो मौजूद है, विजिलेंस मैकेनिज्म का मतलब यही होगा, विजिलेंस होता है जब चीजें सतर्क रहे, कहीं पे भी अवेयर की बात होती है, ऐसे डिपार्टमेंट को विजिलेंस बोला जाता है। लैक्स एनफोर्समेंट मीनिंग दैट रॉन्ग डूइंग इज रेयरली पेनलाइज्ड। ठीक है। अब अगर मान लीजिए मैं यहां पर बात करूं गाइज, तो ऐसी कंडीशन में यहां लेक्स है और यहां पर लेक्स है, LAX। तो ये आपके वर्ड में होमोनिम बेस, आपको वर्ड की वोकेबलरी का लेवल आपको पता होना चाहिए। अब मैं आपको बता देता हूं, इसके अंदर एक होता है LEX और एक होता है LAX। LEX जो लेक्स होता है ये होता है एक तरह का सिस्टम होता है, ठीक है, या मतलब एक पर्टिकुलर बॉडी ऑफ लॉज जिसको कहा जाता है। सिस्टम और बॉडी ऑफ लॉज को हम क्या कहते हैं गाइज, आपके लेक्स कहते हैं। एक पर्टिकुलर कोई कानून होता है या ऐसा कोई तंत्र होता है, उसे क्या बोला जाता है, आपके लेक्स कहा जाता है। जबकि एक होता है गाइज आपके लेक्स, LAX।
LAX वाला जो होता है, इस लेक्स का मतलब होता है कोई चीज पूरी तरीके से अगर स्ट्रिक्ट नहीं होती है। आ रही है बात समझ में? मतलब नॉट सफिशिएंटली स्ट्रिक्ट को क्या बोला जाता है गाइज? आपके लैक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसे? लैक्स। मतलब जब किसी चीज के अंदर जितनी ज्यादा सतर्कता या जितनी ज्यादा एक तरह से आपको अवेयरनेस की या स्ट्रिक्टनेस होने की जरूरत है, अगर वो नहीं है तो उसे हम क्या कहते हैं? लैक्स कहते हैं। अब यहां अगर मैं बात करूं तो ये कह रहा है कि जैसा कि विजिलेंस मैकेनिज्म अभी भी एग्जिस्ट है, ठीक है, और लैक्स एनफोर्समेंट का मतलब ये है कि रॉन्ग डूइंग इज रेयरली पेनलाइज्ड। मतलब गलत करने का या जो रॉन्ग डूइंग होती है, इंसान जब गलत करता है तो उसको मुश्किल से उसको पेनलाइज किया जाता है, मतलब मुश्किल से उसका भुगतान होता है या मुश्किल से उसे सजा मिलती है एक तरह से। आ रही है बात समझ में? तो इसका मतलब क्या है? सजा क्यों नहीं मिल पा रही? क्योंकि ये चीज क्या है, अपने लेवल पर, ठीक है, सफिशिएंट स्ट्रिक्ट नहीं है। तो इससे पता लगता है कि यहां पर इस लेक्स की बात नहीं हो रही, यहां पर बात किसकी हो रही है? LAX की। तो यहां पर जिसमें LEX लेक्स है उसको हम क्या कर देंगे? सबसे पहले इन दोनों को हम हटा देंगे। फिर आपके सामने LAX वाले में लेक्स एनफोर्समेंट मीनिंग देट है और लेक्स एनफोर्समेंट मीन्स है। अब यहां पर जो मीन बताया गया है गाइज, वो आपको किसका बताया गया है? लेक्स एनफोर्समेंट का। और जब मीन बता रहा हूं मैं, तो ये प्रेजेंट के अंदर बता रहा हूं, और जब प्रेजेंट के अंदर अगर मैं कोई चीज को एक्सप्लेन करूंगा तो वो मीनिंग नहीं होकर वो क्या होगा? आपके मीन्स होगा। वो क्या होगा? मीन्स। जैसे मान लीजिए किसी चीज के बारे में आपको कहूंगा तो मैं यही तो कहूंगा ना, इट मीन्स, इसका ये मतलब है, कंप्लीट है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर गाइज यहां पर मीन्स डेट आपके राइट होता है, जबकि मीनिंग डेट क्या होता है? आपके रॉन्ग होता है। और वो वैसे ही गलत है तो नो करेक्शन का तो अपना वैसे ही रॉन्ग हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 समझ आया हो तो डन कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, जो कि कहता है द स्टडी शोड दैट मेंबर्स jeered द मोस्ट ऑन आइडियोलॉजिकल पोजिशंस, कमेंट्स एंड क्वेश्चंस। ठीक है, ये याद करो, आपको मैंने मॉर्निंग में वोकेबलरी क्लासेज के अंदर एक बार कराया है जियर, जिसका मतलब होता है मजाक उड़ाना। लैम्पून वर्ड याद आ रहा होगा आपको? लैम्पून, जिसके मतलब बताया था आपको निंदा करना या मजाक बनाने के तौर पर यूज लिया जाता है। उसमें एक जियर वर्ड बताया था मैंने आपको, मजाक उड़ाना। ठीक है भाई, स्टडी ने ये चीज शो करी कि अधिकतर जो मेंबर्स थे, ठीक है, उन्होंने मजाक उड़ाया। किस चीज का मजाक उड़ाया? तो आइडियोलॉजिकल पोजीशंस का, ठीक है, कमेंट्स का और साथ ही साथ क्वेश्चंस का। कंप्लीट। अब यहां पर हम इसको चेक करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं, तो मजाक उड़ाया गया द मोस्ट ऑन, एक में लग रहा है द मोर ऑन, एक में लग रहा है आपके द मोस्ट ऑन आइडियोलॉजी पोजिशंस, ठीक है, एक में है आपके सिर्फ मोस्ट है, तो उससे पहले आर्टिकल द नहीं है तो ये वैसे ही क्या हो जाता है? आपके रॉन्ग हो जाता है। एक है द मोस्ट ऑन आइडियोलॉजिकल पोजिशन। कंप्लीट। अब अगर मैं बात करूं गाइस, तो सबसे पहली चीज तो यहां मोस्ट आने पर हमारे को यह पता लगता है कि चीजें ज्यादा है। और जब चीजें ज्यादा, सुपरलेटिव डिग्री कब लगती है? जब आपके सामने अगर चीजें किसी भी कंडीशन में ज्यादा होगी, तभी तो हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करेंगे। तो इससे पता लगता है कि आने वाले जो वर्ड्स है इनके अंदर प्लूरल फॉर्म आपको देना पड़ेगा, जैसे पोजीशन से, कमेंट से, क्वेश्चन से। तो विदाउट अगर प्लूरल फॉर्म में आपको दिख रहा है तो ये वैसे ही क्या हो जाता है? पोजीशन आपके गलत हो जाता है। फिर जब तीन चीजों की बात हो रही है तो कंपैरिजन जो होता है वो दो में होता है, तो मोर आपके वैसे ही हट जाता है। अब एक आपके रहा मोस्ट, ठीक है, जिससे पहले आर्टिकल द नहीं लग रहा, ये हट गया। और ये वाला जो है, इसमें मैं अगर बात करूं कि पोजीशन से एक नाउन है और मैंने इससे पूछा नाउन से कि कैसी पोजीशन, तो जवाब क्या निकल कर आता है? आइडियोलॉजिकल, जो कि क्या होता है गाइज? आपके एडजेक्टिव फॉर्म बना रहा है। और जबकि ये भी आपके आइडियोलॉजी नाउन फॉर्म है, तो ये दो एक साथ नहीं आएंगे, इसलिए गलत होता है। तो आपके सेंटेंस के अंदर नो करेक्शन रिक्वायर्ड है, किसी तरह के करेक्शन की हमारे को कोई जरूरत नहीं है। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 जो है अच्छे खासे तरीके से समझ आ चुका होगा। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है द जूरी वॉज डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन, ठीक है, विद मेजोरिटी सपोर्टिंग द गिल्टी वर्डिक्ट। अब अगर मैं गाइज यहां पर बात करूं, इसका कॉन्सेप्ट समझना बहुत अच्छे खासे तरीके से। सबसे पहली चीज, जूरी जो वर्ड होता है, जैसे जूरी है, पैनल है, क्रू है, इन सबको इंग्लिश में आपके कहा जाता है
कलेक्टिव नाउन, क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन। और कलेक्टिव नाउन जब सेंटेंस में आता है तो ये दो चीजें बताता है, या तो यूनिटी की बात करता है या डिवीजन की बात करता है। बहुत अच्छे से सुनना, ये कलेक्टिव नाउन जब सेंटेंस में आएगा तो या तो यूनिटी की बात करेगा या डिवीजन की बात करता है। अगर ये यूनिटी की बात करता है तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होती है और पोजेशन हमेशा किसका जाता है, आपके इट्स का। जबकि डिवीजन की बात करता है तो वर्ब हमेशा प्लूरल होती है और पोजेशन किसका जाता है गाइज, आपके देयर का। अब पता कैसे लगेगा, तो पता लग रहा है यहां पर कि डिवाइडेड एक वर्ड आ रहा है जो कि डिवीजन को इंडिकेशन देता है, तो वर्ब कैसी होनी चाहिए, प्लूरल, जबकि दी हुई है यहां पर सिंगुलर। तो जिसमें वॉज है उनको आप वैसे ही हटा दीजिए, तो ये वॉज हट चुका है, सी ऑप्शन आंसर नहीं है। ये वॉज हट जाएगा, ये भी आंसर नहीं है। तो बचे आपके वर वाले आंसर। अब वर वाले में जब हम देखेंगे तो हम यहां पर एक चीज और देखेंगे कि डिवीजन है, तो डिवीजन होने पे पोजीशन किसका जाता है, देयर का। तो इट्स का पोजीशन नहीं होकर गाइज, या पोजीशन में क्या जाएगा, आपके देयर। तो यहां पर वापस से इट्स आ रहा है, तो ये भी गलत हो गया। तो जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। तो गाइज आपके राइट आंसर क्या होता है, यहां पर बी। राइट आंसर क्या है, आपके बी है। समझ आ गया होगा, डन कर दीजिए अगर समझ आ गया हो, और डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपको दिया है द इंडियन क्रिकेट टीम इज सेट टू बियर डाउन द वर्ल्ड कप ट्रॉफी फॉर द थर्ड टाइम। अब यहां से हम इस चीज को उठाएंगे और सॉरी, ये चीज यहां से उठेगी और यहां तक है। तो इससे पता लगता है कि एक तो चीज में दिया हुआ है इज सेट सब में कॉमन है, 2 या 4 की जगह है, तो एक एरर यहाँ की है और एक है डाउन लग रहा है, अवे लग रहा है, तो मतलब यहाँ की भी एरर है जिसको हम फ्रेजल वर्ब के तौर पर काउंट करेंगे। अब अगर आपको क्वेश्चन में बियर डाउन का मीन पता है तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन को आपको तुक्का नहीं लगाना है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन को स्किप कर देना है अगर नहीं पता। क्लियर है? तो बियर डाउन जो होता है गाइज, इसका मतलब होता है, पहले इसका मीन बता देता हूं आपको। ठीक है, किसी भी चीज को, सॉरी, पुश करना, किसी भी चीज को क्या करना, पुश कर देना, और उसे नीचे की तरफ धकेलने को बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टू पुश एंड प्रेस डाउन। जैसे मैं आपको बताता हूं, जब किसी भी औरत को लेबर पेन होता है, उसके बाद जब डिलीवरी होती है, तो वो डॉक्टर जो करता है वो बियर डाउन करता है, पुश करता है और उसको प्रेस डाउन करता है, नीचे की तरफ क्या करता है, धकेलने को बोला जाता है आपको बियर डाउन। ठीक है, तो यहां अगर मैं बात करूं कि इंडियन क्रिकेट टीम जो है वो तीसरी बार वर्ल्ड कप ट्रॉफी के लिए पुश करने जा रही है, प्रेस डाउन, तो इसका मतलब बियर डाउन की पोजीशन यहाँ गलत होती है। तो जहां बियर डाउन है उसको तो आप वैसे ही हटा दीजिए। अरे ये बात समझ में? तो बियर डाउन की पोजीशन यहां पर क्या हो गई, आपके हट गई। पहली चीज तो ये होती है आपके। दूसरा होता है गाइज आपके एक बियर अवे। क्या होता है? बियर अवे। बियर अवे जो होता है, इसमें आपको ध्यान रखना है, इसका मतलब होता है विक्ट्री। जीतने को क्या बोला जाता है, आपके बियर अवे बोला जाता है। जीतने को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम? बियर अवे कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये निकलता है कि इंडियन क्रिकेट टीम जो है वो थर्ड टाइम, मतलब तीसरी बार वर्ल्ड कप ट्रॉफी को जीतने के लिए सेट टू है, तैयार है वो उसके लिए। तो इसमें एक चीज और देखो, यहां पता लग गया हमारे को बियर अवे बियर अवे बियर अवे है, कंप्लीट। फिर हम ये देखेंगे एक में सेट के साथ 2 है, एक में सेट के साथ 4 है। तो हमेशा ध्यान रखो, जब कभी भी ऐसी कंडीशन हो किसी चीज के लिए तैयार रहते हैं तो उसे सेट करते हैं हम, कंप्लीट है। जब एक बार ये वर्ब आ चुकी है तो अनदर वर्ब के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, टू लगाना पड़ेगा। और जब टू लगाओगे तो 4 वाला ऑप्शन आपके वैसे ही क्या हो जाता है, हट जाता है। फिर बात आती है कि यहां पर सेट टू नहीं है, फ्रेजल वर्ब ये नहीं है, फ्रेजल वर्ब ये है। तो इससे पता लगता है कि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, जबकि यह आईएनजी फॉर्म दे रहा है, तो ये भी गलत है। तो राइट आंसर क्या होगा गाइज, आपके बी होगा। तो यहां से आप 2 फ्रेजल वर्ब याद रखना। बियर डाउन जो होता है उसका मतलब होता है किसी भी चीज को पुश करना और प्रेस डाउन करने को बोला जाता है। ठीक है, डाउनवर्ड्स के तौर पर। और बियर जो आपके अवे होता है, इसका मतलब होता है टू कैरी ऑफ विक्ट्री। जीतने के लिए, किसी चीज के लिए अगर आप तैयार हो तो उसे क्या बोला जाता है गाइज, आपके बियर अवे बोला जाता है।
कोई डाउट हो तो पूछिएगा, नहीं तो डन कीजिएगा। चलिए अगला देखते गाइज हम क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे को कह रहा है द आरबीआई एज ए रेगुलेटर हैज हैड क्वालिफाइड सक्सेस विद द फेसिंग ऑफ स्ट्रक्चरल इम्पेंडिमेंट्स। इम्पेंडिमेंट्स जो होता है इसको हिंदी में हम बाधाएं कहते हैं, ऑब्स्टेकल्स को बोला जाता है आपके, इसको बोला जाता है, कोई भी जो बाधाएं होती है उनको हम क्या कहते हैं, इम्पेंडिमेंट्स बोला जाता है। ठीक है, और संरचना के अकॉर्डिंग अगर कोई बाधाएं है तो देखो गए, सबसे पहली चीज सक्सेस यहां पर सब में कॉमन है। ठीक है, वहां विद द फेसिंग ऑफ स्ट्रक्चरल, ठीक है, और एक में एल वाई लग रहा है, बाकी सब में इन द फेसिंग ऑफ लग रहा है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं इस चीज में आपकी नॉलेज अगर है अच्छी खासी तो आप इसको कर सकते हो। हमेशा ध्यान रखो विद द फेस ऑफ आपको कभी भी एग्जाम में दिख जाए ना, क्या दिख जाए, विद द फेस ऑफ, तो इसे बिल्कुल क्या माना जाता है, ये भी एक आइडियम होता है आपके विद द फेस ऑफ, जो कि क्या माना जाता है आपके बिल्कुल गलत माना जाता है। तो इसकी जगह राइट होता है गाइज आपके इन द फेस ऑफ। इन द फेस ऑफ अगर आपको कभी भी दिखता है तो इसका मतलब होता है आपके डेस्पाइट। क्या होता है इसका मतलब, डेस्पाइट, के बावजूद को इंग्लिश में क्या बोला जाता है आपके, इन द फेस ऑफ बोला जाता है। तो ऐसी कंडीशन में जब मैं इस क्वेश्चन को करूंगा तो यहां पर मैं देखूंगा कि जिसमें विद द फेस ऑफ है वो आएगा नहीं, तो ये अपने आप में क्या हो गया, गलत हो गया। एक बोल रहा है इन द फेसिंग ऑफ, तो फेसिंग ऑफ नहीं होता है, होता क्या है, सिर्फ फेस ऑफ होगा, तो ये भी रॉन्ग हो जाता है। अब आपके पास दो जगह पर सेम चीज आ रही है, सक्सेस इन द फेस ऑफ, एक में लग रहा है स्ट्रक्चरल और एक में लग रहा है आपके स्ट्रक्चरल। ये है आपके गाइज एक एडजेक्टिव और ये है आपके एक एडवर्ब है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं तो इंपेंडिमेंट्स किस तरह की, स्ट्रक्चरल। ठीक है, तो ये फॉर्म किसकी बन रही है गाइज, आपके एडजेक्टिव की। अगर मैं यहां एलवाई कर देता हूं तो नाउन से जस्ट पहले आपके एडवर्ब कभी नहीं आएगा, तो इससे ये पता लगता है कि एडवर्ब वाली फॉर्म हमारी क्या मानी जाएगी, रॉन्ग मानी जाएगी। तो यहां पर राइट आंसर होगा गाइज जो है आपके सी, सक्सेस इन द फेस ऑफ स्ट्रक्चरल इंपेंडिमेंट्स इंक्लूडिंग लिमिटेड कंट्रोल ओवर पीएसपी। आ रही है बात समझ में? तो कोई डाउट हो इसके अंदर तो पूछिएगा, और कोई डाउट नहीं है तो डन कीजिएगा। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे को कहता है द चाइल्ड वॉज रेस्क्यूड बाय द एनजीओ। चाइल्ड जो था वो एनजीओ वर्कर्स के द्वारा रेस्क्यू कर लिया गया। व्हेन शी ब्रोक अप ऑफ हर हाउस जस्ट बिफोर हर मैरिज सेरेमनी। तो ऐसी कंडीशन के अंदर यहाँ पर चाइल्ड जो है फीमेल के तौर पर काउंट हो रहा है, और यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ रही है इनमें सब में व्हेन सी अपने आप में कॉमन है, मतलब ब्रोक अप। ये आपके एक फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन निकलकर यहाँ पर आपके सामने आ रहा है। अब देखिएगा इस, आपको यहाँ पर तीन फ्रेजल वर्ब दे दी, एक दे दी ब्रेकअप, एक दे दी ब्रेकआउट और एक दे दी ब्रेक अवे। फ्रेजल वर्ब जितनी स्ट्रांग होगी क्वेश्चन को करने का मजा आप लोगों को उतना ही आएगा, नहीं तो एग्जाम में कब क्वेश्चन आपके सामने से निकल जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा। ठीक है, अब ब्रेकअप आप जानते हो बहुत अच्छे खासे तरीके से। ठीक है, इस रिलेशंस जो होते हैं अगर किसी भी तरह से उनमें दरार पड़ जाती है, बढ़ जाते हैं, तो उसे ब्रेकअप कहते हैं। छोड़िए इस चीज को, इस पे हम ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। अरे ये बात समझ। लेकिन ब्रेकआउट जो होता है ना, इसका मतलब होता है गाइस टू एस्केप। क्या होता है इसका मतलब, टू एस्केप, कहीं से भी बच के निकल जाने को क्या बोला जाता है, आपके ब्रेकआउट बोला जाता है। समझ आ रही है बात? जैसे जेल से कैदी जो था वो बच के निकल गया, आ रही है बात समझ में, तो वो क्या करा, वहां से ब्रेकआउट कर गया। लेकिन ब्रेक अवे जो होता है गाइज, इसका मतलब भी क्या होता है आपके, टू एस्केप। इसका मतलब भी क्या होता है आपके, टू एस्केप। दोनों का मतलब ही इंग्लिश के अंदर क्या है, बच के निकल जाना। तो दोनों में डिफरेंशिएट तो कुछ ना कुछ करेंगे अपन। तो बस सिंपल सा एक इसके अंदर आप लोगों को ध्यान रखना है, जब कोई चीज अगर आपने अपने हाथ से पकड़ रखी हो, जैसे मान लीजिए मुझे किसी ने पकड़ लिया और मैंने बहुत मशक्कत करी, बहुत छुड़ाने की कोशिश करी, और उसके बाद फिर मैं बच के निकल चुका, तो फिर वहां पर लगेगा आपके ब्रेक अवे। मतलब किसी भी तरह से कोई ग्रिप कर लेता है, पकड़ लेता है, क्लियर, तो ऐसी कंडीशन में ब्रेक अवे लगता है।
और अगर विदाउट इस तरह से मैं बच के निकल जाऊं, जेल से भाग गया कूद के, तो वो ब्रेकआउट किया मैंने, तो अब यहां पर हम इसको चेक करेंगे। ये नॉलेज आपको मिल गई। अब देखते हैं हम, तो ब्रेकअप वाली जो ऑप्शन है उनको हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। ये भी हट गया, ये भी हट गया, नो करेक्शन रिक्वायर्ड, वैसे ही रॉन्ग हो जाता है क्योंकि वहां भी ब्रेकअप है। अब आपके पास ब्रेकआउट है और ब्रेकअप है। अब ये कह रहा है कि एनजीओ वर्कर्स के द्वारा चाइल्ड को बचा लिया गया जब वो क्या करे, अपने मकान से बचकर निकल गई, किससे पहले, उसकी शादी समारोह से पहले या मैरिज सेरेमनी से पहले। अब इस सेंटेंस में कहीं दिया हुआ है क्या कि उसको किसी ने पकड़ रखा था, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा उसको क्या है, किसी कमरे में बंद कर रखा होगा तो कूद के भाग गई, या किसी भी तरह से। तो यहां पर जब ग्रिप की बात नहीं हो रही तो ब्रेक अवे नहीं होगा, और राइट क्या होगा गाइज आपके, ब्रोकआउट। तो यहां होगा व्हेन सी ब्रोकआउट, और पास्ट फॉर्म के अंदर जाएगा क्योंकि ये सारा का सारा रेस्क्यूड भी पास्ट में किया गया था। तो आई थिंक आपको क्वेश्चन नंबर 8 अच्छे खासे तरीके से समझ आ चुका होगा। फिर देखते हैं गाइज हम क्वेश्चन नंबर 9। करिए आप जब तक, पानी पी लेता हूं यार। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते गाइज हम। ये कह रहा है परफेक्शन इज द एनिमी ऑफ प्रोग्रेस। कि परफेक्शन जो होता है वो कोई भी चीज जो प्रोग्रेस होती है उसकी शत्रु के तौर पर देखा जाता है, ठीक है। कहते भी है कि जब कोई इंसान ये कहना शुरू कर दे कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, मैं सबसे अच्छा पढ़ाता हूं, या मैं सबसे अच्छा कुछ भी काम करता हूं, तो इसका मतलब ये है कि वो प्रोग्रेस की शत्रुता पे आ चुका है, ठीक है। क्योंकि निरंतर सीखना ही एक टीचर के लिए भी अच्छा होता है और स्टूडेंट्स के लिए। हर इंसान जब अपने लाइफ के अंदर किसी ना किसी तरह से प्रोग्रेस करता ही रहता है यार, सभी करते रहते हैं, कंप्लीट है। तभी तो मुकेश अंबानी जैसे इंसान या बिल गेट्स जैसे इंसान जो है, बेजोस जैसे इंसान है, ये फर्स्ट आने की इनमें होड़ लगी रहती है, कभी खुद को परफेक्ट नहीं मानते। फिर ये कह रहा है बट इट इज नॉट टू लेट टू डू बेटर। अब देखो, सबसे पहले इस फॉर्म को उठाओ। ये कह रहा है इट इज, जबकि यहां पर इट्स दिया है, यहां आपको इट्स दिया है, यहां आपको इट्स दिया है। अब इट जो होता है गाइज, अगर हम इट इज को लिखेंगे तो इस तरह से लिखते हैं, जबकि इट का जो पजेसिव केस होता है वो होता है इट्स। और ये विदाउट अपोस्ट्रोफी अगर एस कभी आता है, इट्स इस तरह से आएगा, तो उस सेंटेंस में कहीं ना कहीं इट लगना चाहिए आपके, ठीक है। या उस सेंटेंस के अंदर कहीं ना कहीं आपके कोई नॉन लिविंग नाउन आना चाहिए जो कि यहां पर नहीं है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर गाइज आप लोगों के ये वाला इट्स तो आएगा नहीं, तो इसको हम क्या कर देते, तीनों ऑप्शन आपके एलिमिनेट कर दिए, तो पता लगेगा कि ये ही इट्स आएगा आपके जिसमें इट इज की बात कर रहा है। अब इस इट्स नॉट टू लेट टू डू बेस्ट। अब टू और टू के बारे में मैं आपको थोड़ी नॉलेज दे देता हूं। टू और टू अगर कभी सेंटेंस में आता है तो इसके बाद हमेशा टू के बाद नेगेटिव वर्ड होना चाहिए, जो कि यहां पर आपके लेट कैसा वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। और फिर वापस से टू डू। अब मुझे ये बताइए, जब परफेक्शन की बात नहीं हो रही यहां पर, तो इट्स नॉट टू लेट टू डू बेटर, मतलब चीजें क्या होनी चाहिए, अनवरत जारी रहनी चाहिए आपके, कंप्लीट है। तो इसका मतलब चीजों को कंपेयर ही तो करोगे ना, सुपरलेटिव किस तरह से कर सकते हो। तो बेटर अपनी जगह राइट होगा और बेस्ट आपके गाइज रॉन्ग हो जाता है, तो आपका आंसर जो है वो क्या रहेगा, नो करेक्शन रिक्वायर्ड। सेंटेंस ऑलरेडी क्या है आपके, सही है। समझ आया तो डन कीजिए, डाउट हो तो पूछिएगा, कोई भी डाउट हो। और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 10। ये कह रहा है अफर्मिंग शेयर्ड वैल्यूज रिड्यूस द फीलिंग ऑफ बीइंग अटैक्ड। क्लियर, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से समझना है इसको। कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स इस तरह के क्वेश्चन देखकर। देखिए, यहां वैल्यूज से लेकर और ऑफ तक आपके लग रहा है, पहली चीज तो ये आपको ध्यान रखनी है। अब अगर ऐसी कंडीशन में गाइज मैं आपसे बात करूं, तो यहां पर सिर्फ वैल्यूज सबके अंदर सेम है, यहां वैल्यू है, और रिड्यूस का क्या कर रखा आपके, रिड्यूसेज, बाकी द फीलिंग ऑफ है, और एक में आपके क्या आ रहा है गाइज, इन आ रहा है। अब अगर मैं बात करूं तो आप इसको पूरे को नाउन मानोगे, तो ऐसी कंडीशन में वैल्यूज जो है ये प्लूरल फॉर्म में निकलता है, तो वर्ब प्लूरल, तो रिड्यूस अपनी जगह सही है। लेकिन मैंने ये कहा अफर्मिंग शेयर्ड वैल्यूज रिड्यूस द फीलिंग ऑफ बीइंग अटैक्ड। भाई जो शेयर्ड वैल्यूज जो होती है इसको अफर्म करना, मतलब जेरंड फॉर्म में जब स्टार्ट हो रहा है, तो इससे पता लगता है
मैं आपको एक नई चीज बताता हूँ गाइज, आपको बहुत अच्छे खासे तरीके से। अगर कभी भी किसी सेंटेंस की शुरुआत जेरंड से हो, इन्फिनिटिव से हो, किसी फ्रेज से हो, या किसी क्लोज से हो, तो वर्ब हमेशा कैसी आती है आपके सिंगुलर, चाहे वो आपको फीलिंग कितनी ही प्लूरल की दे ले वो आपके। तभी तो हम कहते हैं स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, अरे ये बात समझ में, तभी तो हम कहते हैं स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज कंप्लीट। तो इससे पता लगता है कि जब यहाँ जरंड फॉर्म से मामला शुरू हो रहा है तो वर्ब आपके कैसी आनी है, सिंगुलर, जबकि दी हुई है प्लूरल। सिंगुलर के लिए हमारे को रिड्यूस में क्या करना होगा गाइज, रेड्यूसेज करना होगा। तो रेड्यूसेज जिसके अंदर नहीं है पहले तो उसे हटाओ, तो ये हटता है आपके, हटा दिए, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, कंप्लीट है। फिर एक ये कह रहा है शेयर्ड वैल्यूज, कैसी वैल्यूज, शेयर्ड वैल्यूज, कंप्लीट। तो इंडिविजुअल वैल्यू की बात नहीं हो रही, वैल्यूज की बात हो रही है, तो इसलिए वैल्यू फॉर्म को हमारे को यहां से हटाना पड़ेगा। तो ए और बी हट गया। फिर आपके कह रहा है वैल्यूज रिड्यूसेस द फीलिंग इन बीइंग अटैक्ड, तो बीइंग अटैक्ड होने की फीलिंग जो होती है, ठीक है, हमला लगने की हमारे को अगर किसी चीज की फीलिंग होती है तो वहां पर आपके ऑफ का ही यूज करेंगे, ना कि इनका यूज करेंगे। तो गाइज आपका आंसर क्या होता है, सी होता है। तो आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा। तो अगर किसी भी स्टूडेंट के कोई भी डाउट हो तो वापस से वही चीज कि कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आप, ठीक है। अगर सेशन अच्छे लगे आपको तो इनको शेयर करिएगा, नहीं लगे तो बिल्कुल मत करना। और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है आपको, ठीक है। और इसके अलावा आपको डेली बेसिस पे पीडीएफ मिलेगी जिसका सॉल्यूशन जो है वो आपको यहाँ करवाया जाएगा। अब आप अपने आंसर्स, सॉरी अपना स्कोर जो है, आपने कितना स्कोर किया वो आप नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर वीडियो के कमेंट में अपना अपना स्कोर लिख सकते हैं सभी, कि सर मेरे इतने में से इतने सही है, कि 10 में से 4 सही किए मैंने, 5 सही किए, तो वो सारी चीजें आप इसके अंदर लिख सकते हो। और अगर सेशन बिल्कुल अच्छा लगा हो तो इसको आप लोग शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, बताइएगा ऐसे स्टूडेंट्स को जो वास्तव में पढ़ना चाहते हो, ठीक है, अपनी कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हो, तो उन्हें आप जरूर इसके बारे में लिंक आप लोग दीजिएगा। तो थैंक यू सो मच गाइज, जय हिंद। चलते हैं, कल के सेशन में फिर मिलेंगे। और वही चीजें, मॉर्निंग में वोकेबलरी क्लास होती है, ठीक है, और इवनिंग के अंदर ये प्रैक्टिस सॉल्यूशन हम करते हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद सभी।